अब मैं आपसे थोड़ा पूछ रहा हूं, एक तो एक चीज बताइए कि ये जो सतीश सालियान जो कोर्ट पहुंचे हैं, जिसके बारे में आपने अभी तफसील से बताया, हाँ। सारंग कोतवाल, जस्टिस सारंग कोतवाल का ट्रांसफर हो गया गोवा हाई कोर्ट? हाँ, यस। अच्छा, और वो मैटर जो कि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, उस मैटर को चीफ जस्टिस ने अपने पास ले लिया? हाँ। चीफ जस्टिस ने आपके साथ जो भी किया, आपको डराया धमकाया, जो भी किया, आप जो भी कह लें कि मैं आपको कस्टडी में ले लूंगा, ये ले लूंगा, वो ले लूंगा, तो ये कॉमन मैन के जहन में ये जा रहा है कि जिस केस के लिए नीलेश ओझा अपीयर हो रहे हैं, उस केस को अपने पास ले लिया उन्होंने, क्योंकि वो केस था जस्टिस सारंग कोतवाल के पास, और सारंग कोतवाल ने रिक्यूज कर लिया खुद को उस केस को सुनने के, दूसरे केस को सुनने के। नहीं, वो गडकरी साहब ने रिक्यूज किया। कोतवाल साहब तो अच्छे से सुन रहे थे और ऑर्डर भी कर रहे थे। सारंग साहब का ट्रांसफर हो गया, और गडकरी साहब ने जो 5 बेंच जो गठित हुई थी आपका कंटेम्प्ट वाला इशू सुनने से रिक्यूज कर लिया खुद को। नहीं, वो रीट पिटीशन जिसमें कॉम्पेंसेशन मांगा है चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और लोगों से, तो उससे रिक्यूज कर लिया खुद, रिक्यूज कर लिया। लेकिन सतीश सालियान का जो एप्लीकेशन है, जिस पर कि सुनना है, जिस पर कि क्यों एफआईआर नहीं हो रहा है, उस मामले को जस्टिस साहब ने अपने के बेंच पे ले लिया। उसके वकील आप हैं, आपके खिलाफ जस्टिस का जो है सो एक मनोवृत्ति सामने आ गया है। देश की जनता को समझ में आ गया? नहीं, हम ये जानना चाहते हैं, हम देश की जनता को समझाना चाहते हैं, आपको समझ में आ गई बात? अब यही आधार पे नीलेश ओझा जी ने एप्लीकेशन दिया था जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ कि वो तो पहली बात तो ये जो महिलाओं से रिलेटेड मामला है, ये जस्टिस सारंग के पास जाना है, उसके लिए स्पेशल बेंच है, पहली बात तो ये है। और दूसरी दलील इन्होंने ये दी थी कि ये नहीं सुन सकती हैं क्योंकि इसमें इस केस में जिनके जिनके नाम हैं, जिनके जिनके आरोपी हैं, वो इनके दूर के कहीं ना कहीं से कोई संपर्क सूत्र इनसे मिल रहा है। ये इन्होंने आक्षेप लगाया था, जिसकी वजह से इनकी बहन सपोर्ट कर रही है, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की बहन सपोर्ट कर रही है आरोपी आदित्य ठाकरे को, और इसका आपने सीधा सीधा सबूत दे दिया था। अब जस्टिस चंद्रशेखर जब आए तो शुरू में वो उन्होंने आपके दलील को बहुत अच्छा माना, तो इस बीच में क्या साठगांठ हो गई जो मामला पूरी तरह से पलट गया और सतीश सालियान को सुप्रीम कोर्ट मूव करना पड़ा कि ये चीफ जस्टिस के रहते हुए हमें न्याय नहीं मिल सकता है। लबोलुआब तो ये है, अगर जस्टिस सतीश सालियान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उसका लबोलुआब यह है कि वर्तमान जस्टिस चंद्रशेखर के रहते हुए और उनके बेंच में अगर हमारे केस की सुनवाई हुई तो हमें न्याय नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमारे वकील के खिलाफ उनका जो है एक पूर्वाग्रह सामने आ चुका है। 2-3 चीजें, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ को हम नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ को अगर तुम उद्धृत करोगे तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। और दोनों मैटर 20 तारीख को रखा है, सतीश सालियान का मैटर भी, नीलेश ओझा के कंटेम्प्ट का भी मैटर 20 तारीख को, क्योंकि नीलेश ओझा अपीयर न हो सके, और सतीश सालियान के एप्लीकेशन की सुनवाई भी 20 तारीख को, और अपने ही पास रख लिया है दोनों को अपने बेंच में रखा है। हाँ, यस। और क्या है उसके आगे का बताता हूं मैं। अब एक गौर कीजिए, अगर एक कोर्ट में कोई जज है, अभी कल का जो जजमेंट आया मैंने अभी आपको भेजा है 7 तारीख का, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस को बहुत कठोर स्टे, ये कंप्लेंट फाइल किया है सतीश सालियान जी ने, प्रोसिक्यूशन मांगा है जस्टिस चंद्रशेखर का, और उनको इमीडिएट उनके सारे काम निकाल लीजिए, क्योंकि जिस आदमी को लॉ नहीं मालूम, जो आदमी संविधान में विश्वास नहीं रखता, और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देने में धमकी देता है कि अगर आप जजमेंट दोगे तो मैं आपको कस्टडी में लूंगा, तो ऐसे आदमी को जज की पोस्ट पे रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि जो जज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट नहीं मानता है, वो जज अपनी ओथ का उल्लंघन करता है, जो जज बोल के शपथ ली गई है,
और दूसरी चीज, वो पूरे देश ने जो उसके ऊपर न्याय किया और विश्वास रखा है उस पे, उस विश्वास का घात कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है, वो देश के विश्वास का द्रोही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने जजमेंट में। और ऐसा जो जज है वो पूरे जुडिशियल सिस्टम को बदनाम कर रहा है, ऐसा क्लियर ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। दो बात है और नीलेश जी, दो बात है। मान लीजिए कि कोई जज जो कोई भी वर्डिक्ट देता है किसी केस की हियरिंग में, तो दो तीन चीजों का ख्याल करता है। एक तो अवेलेबल केस लॉ क्या है, वो किस सेक्शन के अधीन आता है ये मामला, उस सेक्शन के तहत क्या क्या प्रावधान है, कितनी सजा का प्रावधान है, फांसी का है, आजीवन है, 7 साल है, 2 साल है, 1 साल है, वो उस सेक्शन के तहत उसकी सुनवाई करता है। फिर कुछ प्रेरोगेटिव जज को भी है कि सारे कानून एक तरफ है, अपना स्व विवेक भी वो उस पे लागू करता है। स्व विवेक को लागू करने में उनको कोरोबरेटिव तथ्य पेश करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा स्व विवेक कह रहा है कि ये केस लॉ को मैं नहीं सुनूंगा, मेरा विवेक कह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। अपना विवेक अगर वो बताएंगे कि नहीं मेरा स्व विवेक है, तो उस स्व विवेक को उनको कैटेगोरिकली मेंशन करना पड़ेगा कि ये मेरा विवेक क्यों कह रहा है। मान लीजिए कि सर्कमस्टेंस नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है वो इस तरफ इशारा कर रहा है, अब वहां पर हम अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, केस लॉज का नहीं कर सकते हैं। ये बात तो समझ में आती है। तो ये कैसे ये कर सकते हैं? इन्होंने क्या किया, स्व विवेक का फैसला किया या केस लॉ को सीधे सीधे खारिज कर दिया? सुनिए, मैं आपके टैलेंट की इस हिसाब से तारीफ करना चाहूंगा कि जो वर्ड आपने बोले हैं यही एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आपने जो कहा है ना, विशाल पटेल का 2022 का जजमेंट है इस पॉइंट पे, मैं भेजता हूं आपको अभी। तो सुनिए, हाँ, जो आपने बोला है सेम पॉइंट पे जजमेंट है। मतलब काबिल तारीफ है आपका लॉजिक। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मैं आता हूं पॉइंट। अभी देखिए, कोई भी मैटर में देखो, गरीब कॉमन जूनियर वकील, कॉमन मैन को बेवकूफ बनाने के काम ये सबसे पहले करते हैं डिसऑनेस्ट सीनियर वकील। वो घुमा देते हैं और उसको साथ देते हैं, या तो कुछ जज जिसको या तो लॉ का नॉलेज नहीं है, या तो वो खुद डिसऑनेस्ट है, या तो जो खुद ईमानदार नहीं है। एक रेयर केस में गलती से हो जाता है, लेकिन ज्यादातर केस ऐसे होते हैं। कभी कभी जज की गलती होती है, क्योंकि जिसने गलती नहीं किया वो इंसान पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन इनोसेंट गलती समझ में आती है, करप्शन समझ में आता है। ये पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 मैं आपको बताता हूं। जज के ऊपर जिम्मेदारी क्या है, जो विशाल पटेल में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। एक विशाल पटेल का जजमेंट है, एक निहारिका का जजमेंट है, एक दो जजमेंट है। अभी क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, कोई भी मैटर आपके पास आया है तो आपको ये पार्टी का क्या कहना है और दूसरे पार्टी का क्या कहना है, ये दोनों चीजें अपने ऑर्डर में लिखनी है। एक क्लियर, बाद में इस पॉइंट पे लीगल पोजीशन क्या है, लॉ क्या कहता है। तो लॉ में 2 टाइप के लॉ है। एक लॉ है स्टैट्यूटरी लॉ, आईपीसी 302 है, इसमें सजा हो सकती है मर्डर की, फांसी की सजा होती है, आईपीसी ये कह रहा है। दूसरा लॉ है लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, भारतीय संविधान का आर्टिकल 141 कहता है कि जो लॉ पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दे दिया वो देश का कानून है। अब तीसरा पॉइंट है जो सबसे बढ़िया सेक्शन है, हम कॉमन मैन सुनता होगा बार बार, वो है सेक्शन 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। कानून के आगे सब समान, कानून का प्रोटेक्शन, कानून की प्रक्रिया, कानून का संरक्षण सबके लिए समान। अब वो क्या कहता है, उसका एग्जांपल देखिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक मैटर में कह दिया